इससे पहले हमने आप तक लाइव पहुंचाया था कई सारे इल्जाम मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब के ऊपर कश्मीरी पंडित संदीप मावा ने लगाए और इसे तलक सवाल संदीप मावा से पूछने की कोशिश की और जवाब जो थे वो आप लोगों के सामने है। और हमने उनसे भी ये पूछने की कोशिश की कि इल्जाम के बुनियादों पर क्या ये सही है कि आप किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश करें। लेकिन जिस तरीके से संदीप मावा ने सोशल मीडिया पर ऑफेंसिव वीडियो गुलाम रसूल हामी साहब के बारे में अपलोड किए हैं उन पर और जितने भी इल्जाम संदीप मावा गुलाम रसूल हामी साहब के ऊपर लगा रहे हैं उन सब चीजों पर हमने सोचा क्यों ना गुलाम रसूल हामी साहब से ही बात करने की कोशिश करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। और अचानक से संदीप मावा गुलाम रसूल हामी साहब को टारगेट बना रहे हैं और कई सारे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मेरा गला काट दीजिए। इस पर हमारे साथ इस वक्त इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हामी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको सलामत रखें और आपको अच्छे कामों की तौफीक दे और हमें भी तौफीक अच्छे कामों की अता करें। हामिद साहब, मैं वक्त जाया के बिना ही, चूंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपके बारे में बिलखुसूस कश्मीरी पंडित डॉक्टर संदीप मावा ने खुलेआम पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली, ऑफेंसिव कंटेंट, ये यूं कह सकते हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पोस्ट हुए और कल का एक कह रहे कि टाइम दिया है कि कल तक माफी नहीं मांगे तो कई सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन सबसे पहले मैं हामिद साहब से जानना चाहूंगा आगाज किस चीज से हुआ और आखिरकार हामिद साहब को क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि इज्जत देना और लेना सिर्फ अल्लाह के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं। जिस आदमी का आपने नाम लिया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो पंडित नहीं है। अगर वो पंडित होता तो उसकी पंडित बरादरी ने जो उसकी हसद की और उन्होंने उसके बारे में बताया कि इसको हमारी कम्युनिटी से साबित करना ये गलत है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, एक एक्सटॉर्शनर है, ये एक रेपिस्ट है, ये एक ऐसा डाकू है जो लोगों के घरों में घुस जाता है, मंदिरों का माल लूटता है। और इस बुनियाद पर वो सारी पंडित बरादरी 3-4 दिन से कंटिन्यू अपने गम, गुस्से और जज्बात का इजहार कर रहे हैं जो उसके बारे में, इसलिए वो कभी किसी भी लिहाज से पंडित नहीं हो सकता है। पंडित महान होता है, अच्छा होता है, उसका काम होता है समाज के अंदर समाज सुधार का काम करना या बाकी सारी चीजें। पंडित ऐसी दहशतगर्दाना हरकतें नहीं करता है, तो इस तरीके से इसको पंडित कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पहली बात मैं साफ करना चाहूंगा कि जो जिस आदमी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आदमी आज तक बहुत बार बता चुका है कि अगर मियां अल्ताफ साहब एजेंसी के पेरोल पे काम करता हुआ न निकला, अगर रुहुल्लाह मेहदी एजेंसी के पेरोल पे काम करता न निकला तो मेरा गला काटा जाए या मेरे बाल मुड़वाए जाए। अभी तक उसका गला नहीं काटा गया, न उससे अपने बाल मुड़वाए, क्योंकि वो बहुत बार ऐसा बता चुका है हर किसी के बारे में। वो एक ही के बारे में 20 वाला कुत्ता होता है ना, सबके पीछे दौड़ता है। इसी के तरीके से वो कभी रुहुल्लाह मेहदी साहब के पीछे दौड़ता है, कभी मीरवाइस उमर साहब के पीछे दौड़ता है, कभी मुफ्ती नासिर इस्लाम के पीछे दौड़ता है, कभी बोलता है कि सब मौलवी चोर है। तो इस तरीके से उसका काम ही ऐसा ब्लैक मेलिंग का धंधा है, उसके बगैर उसका बिजनेस और काम कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा मैं यहाँ साफ करना चाहता हूं और आपके जरिए से लोगों तक ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक मेलर है, सियासी जोकर है। अपनी शोहरत के लिए उसने इस्तेमाल हमारा किया या बाकी लोगों का किया और कुछ भी नहीं। इससे पहले हमने आप तक हामिद साहब ये जो वीडियोस पोस्ट हुए ना, इन पर हामिद साहब का क्या है? क्योंकि हम और पूरे कश्मीर के अंदर कई सारे लोग आपको अदब व एहतराम से, इज्जत से आपके साथ पेश आते हैं, चूंकि आप हजारों लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके मानने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से आज वीडियोस पोस्ट हुए, कुछ वक्त पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पोस्ट हुई, हामिद साहब इस पर कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, पहली बात की वीडियो कौन सा पोस्ट हुआ, मैंने वो वीडियो कुछ ऐसा देखा ही नहीं। ऑडियो रिकॉर्डिंग। और रही बात ऑडियो रिकॉर्डिंग की, ऑडियो रिकॉर्डिंग आज एआई जनरेशन है, बाकी सब चीजें हैं, उसके वजह से मुझे नहीं पता उसके पास कौन सी ऑडियोज है, मैंने वो नहीं सुनी। रही बात कि इसका जो उसने कहा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, मैंने वो नहीं सुनी। अगर यकीनी तौर वो उन्हीं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होंगे जो इससे पहले भी हक की आवाज पर चढ़ाए गए, रेडिकल रियाज को रेडिकल ऐसा पेज चल रहा था उस पे चढ़ाए गए, उस पे हमने 4 साल पहले साइबर क्राइम में कोर्ट में कई FIR दर्ज किए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सेट होता है ना, साफ होता है, वो इंसाफ के लिए कहीं भी जाता है। अगर कोई चोरी करता है ना, या चोरी करता है या नाजायज काम करता है, शराब पीता है और कोई बुरा काम करता है, वो चोरी बैठता है, वो कहता है कि मेरी इज्जत की बदनामी हो जाएगी। संदीप मावा ने हमारे पास 3 दिन से 10-15 आदमी भेजे हैं जिनका मैं नाम और सब कुछ बता सकता हूँ कि वो हमारे साथ मिले, कभी बला सिटी के बाहर मिल सकता हूँ, उसके घर नहीं मिल सकता हूँ। मकसद क्या था उसका कि वो सामने आके ब्लैकमेल करें। मैंने सीधा कहा उसको जो चढ़ाना है वो चढ़ाएं, जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट का आज एक मुअज़्ज़ज़ इन्फॉर्मर जो था, ये फोकस पर्सन था, उसने भी आज साफ कर दिया कि वो कल 11 बजे तक का इंतजार न करे। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे जो उसके पास वीडियोस है जो भी बता रहा कि मैं फोन दिखा के लोगों को डरा रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि गुलाम रसूल हामी न डरने वाला है और ना ही मैं खुदा के सिवा किसी के सामने झुकने वाला। रही बात कि मैं सीधा बता रहा हूं कि ये चीजें जिस पर इस वक्त संदीप मावा जैसा आदमी काम कर रहा है, इससे पीछे भी पहले भी बहुत सारे लोग 10 साल से 12 साल से हमको गिराने की कोशिश कर चुके हैं। आपको याद होगा कि एक बार 2007 में उमामा की जामिया मस्जिद में एक मुबल्लिग ने खिताब किया था। उसने यह बोला कि हामी साहब की बेटी अमेरिका में पढ़ रही थी, तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो ऐसे लोग जो मेरे बदनामी करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, इनके पीछे कौन एजेंसियां हैं, ये कौन हाथ कार फरमा है, वो लोगों के सामने आया है। जो आदमी मीरवाइज साहब के जरिए से एक दिन दुकान की इनॉग्रेशन करवाता है, दूसरा दिन उसको कातिल और कश्मीरियों का कत्लेआम करने वाला लिखता है, उसका क्या भरोसा है? ही कौन इल्जाम लगाने वाला? पहले देखना चाहिए ना, कुरान में है इल्जाम लगाने वाला फासिक है, फाजिर है, कौन है, इसके पास कौन सा सिफत है जो उसके पास नहीं है। तीसरी बात कि आपने देखा होगा कि अब आप कहेंगे कि नहीं, ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ? ये सिलसिला शुरू हुआ कि जब 2000 पहले से भी था, मुख्तलिफ तरीकों से, 2008 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, लेकिन 2008 में 2020 में वो महीना जो था वो अप्रैल का महीना था। और मुझे आज भी याद है कि सुबह के वक्त में अभी आजान भी नहीं हो रही थी कि मेरे घर में ट्रेसपास करके कुछ लोग घुस आए। उन्होंने मेरे PSO को इस्तेमाल किया और बाज़ाब्ता तौर उन्होंने उसका बंदूक इस्तेमाल किया। मेरे कमरे में आए, वो उनका सहूलतकार रहा, अंदर आए और रस्सियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझ पे ताबड़तोड़ हमले किए और पहले ही कमरे में जो स्प्रे होती है, स्प्रे स्टॉम होती है, उसको छिड़का। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर उन्होंने वीडियो बनाया। उस पर मैं 15 बार 20 बार पुलिस से मिला, FIR कटवाए और उस तरीके से मैंने मीडिया के सामने 5 साल के अंदर एक नहीं दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें दी है। और वो कौन लोग थे? वो यकीनी तौर से सही कहता है और सच कहता है कि वो मेरे एम्प्लॉय थे। हाँ, उन्होंने चोरी की थी। चोरी कब की? जब मैंने बैंक को लिखा कि ये चोर है, उनको देखिए। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर जिस आदमी का ये नाम ले रहे हैं, वली मोहम्मद, उसके भाई को, मोहम्मद शफी नामी भाई को बाज़ाब्ता तौर उन्होंने कर दिया। और अब तो रिकवरी भी है उसकी, जो पैसे उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से निकाले थे गवर्नमेंट फंड्स। मैंने उस पर आवाज उठाई और नतीजा ये निकला कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। ये मुझे कत्ल करने की कोशिश उसी दिन नहीं की गई, उससे पहले भी
2008 में हुई, 2011 में हुई। एक मैं रस्ते में चल रहा था अपनी फैमिली के साथ, फिर शराबियों ने हमला किया, उस दिन में बाल बाल बच गया। तो ये कहीं उससे पहले भी कई लोगों ने बंदूकें दिखा कर भी मुझे कत्ल करना चाहा, लेकिन जिससे अल्लाह रखता है उसे कोई नहीं चखता है। साहब मैं माफी चाहूंगा, एक मेरा सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से अभी जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछने की कोशिश की कि हामिद साहब ने अगर आपको ओपन चैलेंज डिबेट में बुलाया था तो क्यों नहीं आए, तो उनका मानना यह था कि आज हामिद साहब कोलकाता के दिल्ली गए हैं बीजेपी के कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए, जहां पर वो उनके पैर पकड़ रहे ये कहने के लिए कि जनाब इन सब चीजों को रोका जाए। तो मैं हामिद साहब से जानना चाहूंगा इस पर क्या कुछ कहेंगे हामिद साहब? देखिए, ये एक पागल कुत्ते की फ्रस्ट्रेशन है। वो कोई आके बोलेगा आपके बारे में कि अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए, आप एक कबाब खाने को चला रहे हैं, जी जी, या आप अल्लाह शराब पी रहे हैं, ये जो इरिटेशन को आप पे लगा रहा है, ठीक? तो क्या आप उसको कहेंगे, क्या आप खुद उसका सबूत पेश करेंगे कि मैं नहीं पी रहा हूँ, या आप उससे कहेंगे उनको प्रूफ करो? जी जी बिल्कुल। पहले तो ये कितना बड़ा झूठ है कि मैं तो वेस्ट बंगाल गया ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं 2 दिन पहले दिल्ली गया हुआ था अपनी जाती काम के लिए और अपना जो मेरा तबलीगी दौरा था उसके लिए जी। मैं बीच में जल्दी, जब कंट्रोवर्सी हुई तो मैं बीच में जल्दी वापस आया और कल मैं वापस आया, लेकिन मैं यहाँ से मंडे को निकला और 2 रातें रहा, तीसरी दिन मुझे वापस आना था, वापस आ गया। रही बात की, अगर वो ऐसा बोलता है, इससे 2 दिन पहले भी उसने बोला कि कोई आईबी वाला फोन कर रहा था, हमने बोला नंबर और नाम बोलो, बोला अभी तक। उसके बाद बोला कि ये कोई किसी बीजेपी वाले मिनिस्टर के पैर पकड़े। मैं कहता हूं चैलेंजन, मैं अपनी गर्दन खुद चाकू से उठाऊंगा अगर वो किसी मंत्री की रिएक्शन दिलवाएगा कि हामिद साहब मुझे इस बात के लिए मिले थे और उन्होंने मुझे बोला। मैं तो सीधा कह रहा हूं ना कि जिस आदमी का दीन नहीं, धर्म नहीं है, चोरी, डकैती, एक्सटॉर्शन और उसके बाद लोगों को सताना, मंदिरों में घुसना, पंडित बरादरी को भी टॉर्चर करना, मुसलमानों को भी टॉर्चर करना, ये वैसा इल्जाम है जैसा उसने कहा उमर अब्दुल्ला के बारे में, फारूक अब्दुल्ला के बारे में, मीर वाइस साहब के बारे में, नासरुल इस्लाम साहब के बारे में, इंजीनियर रशीद के बारे में, मियां अल्ताफ साहब के बारे में, आगा रूहुल्लाह साहब के बारे में, आगा मुंतजिर साहब के बारे में, सबके बारे में कहता है। ये तो एक रेबीज वाला कुत्ता है, सबको पीछे दौड़ता है। अब जहां से इसको हड्डी मिल रही है तो शायद नहीं है, हजम नहीं हो रही है और इसको उल्टियां हो रही है उसकी, तो उसको मैं कह रहा हूं ना, वो कल तक का इंतजार क्यों करे, वो बाज़ाब्ता तौर जो उसको वायरल करना है वो वायरल करे। इससे पहले भी वो लोग मुझे बहुत बोल रहे थे कि हम वायरल करेंगे। वो एक मंजूर नामी आदमी है ना जो आज सोपोर में नमाज पढ़ाता है एक मस्जिद में, उस मस्जिद में वो नमाज पढ़ाता है, वो भी बहुत कर चुका है, जिसने एतराफ किया और हमारे पास उसकी ऑडियो भी है जो बता चुका कि हम 6 बार सिलो पॉइजनिंग आपको कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? रही बात अगर संदीप मावा का ये पहला दौर होता या संदीप मावा ही होता तो सीधी सी बात है, अगर संदीप मावा ही होता तो इससे संदीप मावा से पहले बहुत सारे संदीप मावे आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और सरकारी मदीना की इनायत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बहुत सारे मावे हमने देखे और हम कतई तौर ना ही झुकते हैं। आपको मैं एक बात और भी बोलूं कि आज ही मुझे पता चला कि इस आदमी ने कल या परसों हमारे एक आदमी को बाज़ाब्ता तौर आदमी भेजा था और उसको लाखों की डिमांड की थी और बोला था कि ये किताब में आप बुक बंद करूंगा अगर वो इतना पैसा दे देगा। उसको बताइए कि हम क्यों पैसा दें, इसलिए पैसा दे। आपने कहा उनसे, जब हमने भी पूछने की कोशिश की वो तो कह रहे कि हमारे पास अभी भी 18,000 कनाल जमीन है कश्मीर में, तो हम इनके 20 लाख रुपए के लिए क्यों डिमांड तो हुंडू साहब जो बार बार बता रहा है कि 2.5 लाख रुपया उसने करप्शन किया, वो बोल रहा है कि उसको नहीं दिया। उसने किसी ड्राइवर को बोला 10 लाख रुपया दूंगा, उसको दे दिए। वो तो एक आदमी ने कहा कि उसने तो उससे इतना बोलो वो जो गुगलू है, बोलो उस गुगलू साहब से जो आपका बाज़ाब्ता तौर वो बोलता है कि मैं साफ हूं, मैं बताना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं बताना चाहता हूं, मैं लड़वाना चाहता हूं, वरना ये जो संदीप मावा है
जी जी इसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी के खानदान को नंगी नंगी गालियां दी है। वो अगर मैं इसलिए यहाँ हालात खराब ना हो जाए, मैं उस ऑडियो को नहीं डालना चाहता हूँ, वरना वो सारी चीजें जो हैं जो संदीप मावा मजबूर करेगा तो वो सामने आ जाएंगे। हमारी तरफ से इसको खुला चैलेंज है कि हमारा तरफ से खुला चैलेंज है कि वो उसको ऑडियो डालना है डालें, उसको वीडियो डालना है डालें, दिल खोल के डालें और खूब डालें। क्यों? हम इसको जानते हैं कि इसका मंशा क्या है। इसको गुलाम रसूल हामी नहीं चुभ रहा है, इसको चुभ रहा है कारवान इस्लामी का इस्लामी नाम, इसको चुभ रहा है जामिया कादरिया हमारा इदारा, इसको चुभ रहा है खानकाई माला। इसकी सोच क्या है? ये खानकाई माला को डिमॉलिश करने वाली सोच है, ये जियारतों को हटाने वाली सोच है, ये गलत नहीं है। अगर इसी तरीके से कई चीजें ये खोज कर तलाश करने वाला आदमी है, ये लोगों के घर में घुसता है और एक दहशतगर्दी की, इसको मैंने कहा ना, एक सीधा एक दहशतगर्द है, तो इसको कहिए कि वो अपनी जो इसके ये हमने तो जवाब दे दिया, कई बार दे दिया, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। अब जब उसने बात की और आपको कहा, इसलिए कौम ये ना समझे हामी साहब ने जवाब नहीं दिया और हामी साहब इस पर खामोश क्यों है। जी जी हामी साहब, आखिरी, चूंकि मैं माफी चाहूंगा, हालांकि हर एक फैमिली की इज्जत करते हैं हम, हर एक, चाहे हमारी माँ हो, बहनें हो, जो भी हो, हम आपकी फैमिली की भी मतलब बड़े दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक की फैमिली की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अभी चूंकि बात हो रही थी, ऑन एयर लाइव चल रहा था, प्री रिकॉर्डेड होता तो शायद हम वो चीजें बाहर भी निकाल पाते, लेकिन ऑन एयर उन्होंने कहा कि ये जो चीजें बाहर आ रही है खुद मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब की फैमिली, और उन्होंने हालांकि यहां तक कि आपकी जो शरीक हयात है उनका नाम भी मेंशन किया कि देखिए मेरी बात सुनिए आप। जी जी जिस आदमी के ऊपर 43 या 21 दोनों तादाद मेरे पास है, लेकिन सही राउंड क्या है मुझे नहीं पता, FIR होंगे और इसके बाद ये केस होंगे कोर्टों में और दर्जनों FIR होंगे। जी जी तो अगर ऐसा होता तो गुलाम रसूल हामी का एक FIR दिखाए ना किसी थाने में कि कोई मेरे लिए गया ना किसी वायलेशन के लिए FIR करने के लिए, वो किसी थाने में गया FIR करने के लिए, तो इस तरीके से कैसे मुमकिन है कि कोई कहेगा कि जिस बंदे पर दर्जनों FIR है वो कहता है कि वो किसी की फैमिली पे इल्जाम लगाए। रही बात ऐसे साजिशें तो दीन में बहुत हुई। इमाम मालिक अलैहि रहमा को 69 साल जिंदगी में घोड़े पर बिठाकर कालक खोद कर मदीने की गलियों में घुमाया गया। अहमद बिन हम्बल को कोड़े लगाए गए। इमाम आजम को 6 बार जेल हुई, एक बार तो बिल्कुल गलत इल्जाम पर जेल हुई। तो ऐसे लोग होते ही इसीलिए। रही बात कि अगर वो मेरी फैमिली का नाम ले रहा है, उसको चाहिए कि अपना मुंह पे ले धोए और मेरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व ना करे, क्योंकि पहले से ये जो इसके साथी है, ये मंजूर है, वली भट्ट है, ये सब पहले से क्या थे कि किसी न किसी तरीके से हम इनके फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे। रही बात मेरा, लोगों के सामने मेरी जिंदगी खुली और वो रोज पढ़ते हैं वो उस खुली किताब में किसी फासिक फाजिर शराबी को आकर कोई हक नहीं है वो मुझ पर बात करे और ये बताए। और मैं यहाँ वाजिया करना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके खिलाफ पंडित बरादरी बोल रही है कि ये आदमी ऐसा है लालची जो 3 दिन के लिए कन्वर्ट होता है, कलिमा पढ़ता है और निकाह कर लेता है। इस पर, इसकी जुबान पर, इस पर कोई भरोसा नहीं। मैंने ये भी फेसबुक पे कई दिनों से महसूस किया, कुछ लोग जो मेरे फिक्री हम आहंग नहीं है, जो मैं फिक्री तौर या मसलकी तौर मुझसे हम आहंग नहीं है, वो और कुछ 100 के करीब ऐसे आईडीज क्रिएट किए गए हैं जो सिर्फ 4-6 दिन से बनाए गए, जो रात दिन मेरे खिलाफ कमिट्स कर रहे हैं। हमने उनका भी बाज़ाब्ता तौर लिस्ट तैयार किया, हम उसको भी पेश कर रहे हैं। आप ये इंतजार करें। हमें सब ओवरऑल ये जो चीजें जब शुरू हुई, चूंकि इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर हामी साहब को क्या लगता है, क्या
पीछे हो सकता है, क्योंकि संदीप मावा का इल्जाम यह है कि हामिद साहब गलत है, चूंकि हम जज नहीं हो सकते, लेकिन हामिद साहब को क्या लगता है ओवरऑल ये जो चीजें कुछ ही दिनों में या कुछ दिनों के मतलब करीबन एक हफ्ता भी नहीं हुआ, ये जो अचानक से शुरू हुई और बिलखसूस हामिद साहब के बारे में, हामिद साहब को क्या लगता है, क्या इसके पीछे हो सकता है? जी सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि अगर ये संदीप मावा बोल रहा है हामिद साहब गलत है, तो मेरे इर्द गिर्द लाखों फॉलोअर्स है, ये हर कोई जानता है जी। तो सीधी सी बात है, उसके लिए जवाब है। दूसरी बात कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं सही हूं कि मैं गलत। ये संदीप मामा को इस दर्द में जलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेम वही लोग कर रहे थे ना कि हम हामिद साहब को इसलिए बता रहे हैं कि हामिद साहब के ताल्लुकात, हामिद साहब की 20 बीवियां हैं, किसी ने कहा दुबई में बीवी है, किसी ने कहा अमेरिका में बीवी है, किसी ने यहाँ तक कहा कि इसकी बीवी बॉम्बे में है, किसी की ने कहा फलानी जगह। तो मतलब ये है कि यहाँ पे रिलीजियस जो पर्सनलिटियां हैं, रिलीजियस जो लीडर्स हैं, पहले सियासत दानों को टारगेट किया जाता था, अब रिलीजियस को इसलिए टारगेट किया जाता है कि उन्हें चुप रहे। मेरे खिलाफ ये सारा प्रोपेगेंडा अभी से नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन ऐसे मैं बताना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या हो सकता है। इसके पीछे दो चीजें कि संदीप मावा ये चाह रहा था कोई मुझे घास डाले और मेरा नाम भी कोई जाने कि मैं संदीप मावा हूँ, तो उसलिए गलत जगह हाथ डाला और गलत जगह भिड़ गया। उसने हमें आगा रूहुल्लाह समझ के टारगेट किया, उसने हमें मियां अल्ताफ समझ के टारगेट किया, लेकिन हम खामोश रहने वाले नहीं है। उसने हमें डाकू मंगल सिंह बोला, तो उसकी अंदर की आवाज है। हम इसलिए कहते हैं कि वो डाकू मंगल सिंह को अपने डीएनए में तलाश करे और उसको वही मिलेगा, क्योंकि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जो हांडी में होता है वो बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से उसने आसाराम का, वो तो हम कोर्ट में पूछेंगे ना कि मैंने मजहब बदल के कब आसाराम में बन गया, वो तो हम उधर उसको जवाब दे देंगे कोर्ट में। उसके और उसके जो एसोसिएट्स है जो मेरे खिलाफ तब से कंटिन्यू सोशल मीडिया के जरिए से हक की आवाज ये पोस्ट चढ़ा के, इसमें कई लोग थे। हक बारा से रहने वाला हयात नाम का एक आदमी था, वो भी बहुत कोशिश कर रहा था। इस तरीके से उनकी पूरी टीम है। हम इस जिनका आपके नाम ले रहे हैं ना, जैसे आपने 2-4 नाम लिए, ये कौन लोग है? क्या थोड़ा सा अगर इनके बारे में बताना चाहेंगे कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरा सीधा मानना और मेरा यकीन है इस पर कि जो लोग 2008 से 2006 से जिनको मैं चुप रहा हूँ और जो मेरे बारे में लोगों के अंदर गलत फहमियां डालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मॉरली डेथ करना चाहते हैं, फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, मेरी फैमिली को तोड़ना चाहते हैं और मेरी जात को तोड़ना चाहते हैं, उनकी कोशिशें हैं। और मुझे इस पर पूरा यकीन है कि ये सब चीजें मेरे साथ इसलिए हो रही हैं कि अल्लाह ताला के करीब जो होते हैं ना, उनकी आजमाइशें जरूर होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो लोग वो भी थे, उनके भी अपने मकासद थे। वो लोग जिन्होंने फर्जी साइन करके चेकें निकाली, जिन्होंने जेके बैंक को चूना लगाया, क्या ये वही तो नहीं है जिनके बारे में आपने पोस्ट में जिक्र किया था कि बिल्कुल इनके बारे में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। ये मेरी आवाज बना के मेरी आवाज तैयार कर रहे थे और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर व्हाट्सएप पे 2 साल तक 2-2.5 साल तक वो व्हाट्सएप पे सेंड करते थे और उसमें था कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, फौरन मुझे पैसे भेज दीजिए। उस तरीके से मेरे पास कई लोग हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पुलिस में लिखित अकाउंटों के साथ पुलिस में रिपोर्ट किया कि हमें इस नंबर से इस हामिद साहब की आवाज में पैसे मांगे जा रहे थे। फिर मैंने 3 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया कि मेरी आवाज पर, मेरे नाम पर किसी को पैसा न दिया जाए। ये आप 3 साल 4 साल पहले मेरे वॉल पे जाके देख सकते हैं, ये सारे पोस्टर्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से सारे ये चीज है कि जिस तरीके से सस्ती शोहरत के लिए संदीप माविया कभी एक को टारगेट करता है, कभी दूसरे को टारगेट करता है, कभी तीसरे को टारगेट करता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उसी तरीके से वो जो लोग जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो सारे के सारे
ایک ہی چیز کے لیے کام کر رہے ہیں کہ وہ چور تھے اور انہیں چوری کی، فائنانشل فراڈ کیے. میں نے کرائم کو چٹھی لکھی، کرائم نے تحقیقات کیا. میں نے بینک کو چٹھی لکھی، بینک نے تحقیقات کیا، اور انہوں نے بینک کا فیصلہ، بینک ایک بڑا انسٹیٹیوٹ ہے نا، وہ تھوڑی میرے کہنے سے چلتا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے ان کو اپنے تنظیم سے نکال دیا. کچھ لوگوں کو میں نے معاف بھی کیا تھا، لیکن جو لوکل لوگ ہیں وہاں پہ جہاں کا میرا وہ ادارہ ہے، تو وہاں لوکل لوگ آئے، انہوں نے کھدیڑ کے ان کو باہر کر دیا، کہا یہاں آپ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں. اور یہاں ایک اور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار کہنا کہ حامی صاحب نے کا ادارہ سرکاری زمین پر ہے. حامی صاحب پوچھنے والا تھا ابھی میں نے، حامی صاحب کا ادارہ سرکاری. پہلی بات میں کلیئر کر دوں گا، ہمارے 4,500 سے زیادہ شہبائی درسگاہ جو صبح شام چلتے ہیں، ان میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ ملکیتی لینڈ بھی ہے. اب اگر جتنے بھی ادارے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں وہ غلام رسول حامی کی ملکیت نہیں ہے، نہ ہی کوئی میرے نام کا ہے، چاہے بڑگام میں ہو، پنچ میں ہو، راجوری میں ہو، کشتواڑ میں ہو، ڈوڈا میں ہو، رامبن میں ہو، یا جو ملک کا ڈسٹرکٹس ہے، ضلع ہیں، کپوارہ میں ہو، چاری شریف میں ہو، فخرپورہ میں ہو، ٹنگ مرگ میں ہو، وہ کوئی میرے نام پر نہیں ہے. وہ لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے، امت کی ملکیت ہوتی ہے. لوگ چندہ دیتے ہیں، لوگ زمینیں ڈونیٹ کرتے ہیں، جس سے پہلے کرتے تھے، کوئی کس بکس میں گھاس چرائی کرتے ہیں. اب رہی بات، میں سندیپ ماوا کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے ملک میں ہزاروں مندر، مسجدیں اور درسگاہیں، دارالعلوم سرکاری مختلف اقسام زمینوں پر ہے، کیا وہ سارے لوگ غلط ہے؟ یہاں لینڈ ایکٹ بنا 1947 میں اور پھر 56 میں اس کو پبلش کیا گیا. اس سے پہلے تو کوئی لینڈ ایکٹ ہی نہیں تھا، اس سے پہلے مسجدیں نہیں تھی، کس کے نام تھی؟ یہ تو سارا کشمیر کا زمین اور کھاتا مہاراجا کے نام سے تھا. اس کو کیا معلوم ہے؟ اگر اس پر آپ لائیو ڈیبیٹ میں مجھے لائیں گے، میں بخوشی انشاءاللہ آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں سیدھا کہنا چاہوں گا کہ اچھا، اسی طریقے سے بول رہا ہے کہ حامی صاحب نے ہم سب کوئی سکول چلا رہا تھا. ایجوکیشن کے بارے میں ذکر کیا. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کل جائیے، ڈائریکٹر ایجوکیشن سے پوچھیے، کیمرہ لے کے جائیے. آپ یہاں کے جانے مانے جرنلزم دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ چلے جائیں، تشریف لائیے، ان کو بتائیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ حامی صاحب کا کوئی اسلام کا سکول تھا کبھی، وہ ثابت کرے. میں کسی میں ٹیچر رہا کبھی، اونر رہا کسی سکول کا، ایسے سکول کا، اور کسی میں پڑھانے والا رہا. تو سیدھی سی باتیں، ایسے ہی باتیں ہیں کہ میاں الطاف صاحب یہ جو ہے وہ سینٹر کے پے رول پہ کام کرتے ہیں، ایسی باتیں ہیں. اور ان کو جب ہڈی ملتی ہے تب بھوکتے ہیں، اور جب ہڈی بند ہوتی ہے تب خاموش ہوتے ہیں. ایک سوال کو میں کلیئر کرنا چاہوں گا، آپ کو روکوں گا اور معافی چاہوں گا. پلیز. وہ سوال کلیئر ہے کہ ایک ویڈیو میں اس نے یہاں تک کہا کہ میں نے کاؤسا میں کوئی کالونی بنائی ہے، درسگاہ کے نام پہ زمین خریدا پھر کالونی بنائی. آپ کو میں اللہ کا قسم دے کر کہتا ہوں، جیسے وہ ناپاک اپنی زبان سے نام لے رہا ہے، قرآن پاک، حدیث پاک، وہ پاک اس کا تب نکلے گا جب اس کی وہ ویڈیو جو آڈیو وائرل ہوگی نا، کہ جس میں اس نے ننگی گالیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دی ہے. اور وہ جس کاؤسا کی بات کر رہا ہے، کل میں ادھر جمعہ بھی پڑھانے والا ہوں، وہ ایسا کریں، آپ تشریف لائیں، کاؤسا جائیے اور اس زمین پہ کاؤسا گاؤں میں کھڑے ہو جائیے، وہاں پوچھے کہ حامی صاحب نے کبھی ایک ملرہ اپنے نام پہ خریدا، کوئی کالونی حامی صاحب کی، اور آپ جیسے میڈیا ٹرائل چلائیے. میں وثوق سے ایک نہیں، پورے میڈیا ہاؤس کو دعوت دے رہا ہوں، وہاں ٹرائل چلائیے. اگر ایک ملرہ ثابت ہوا، ایک کالونی کا گیٹ بھی ثابت ہوا، میں یہ کہتا ہوں کہ میں چوراہے پہ آ کر جو چور کی سزا وہ قوم مجھے دے. اب ایسے الزام لگا کر پھر میں دلی میں جانا، اور میں سیدھا کہہ رہا ہوں کہ یہاں اسرائیلی ایمبیسی پہ جانا، وہاں سے باضابطہ طور کام لے لینا اور یہاں کام آ کر کرنا، اس چیز سے نہ ہی کبھی جو میرے لوگ ماننے والے ہیں نا، انہیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتی ہے. آپ کے لوگوں پہ آنا چاہوں گا، چونکہ میں معافی چاہوں گا، آپ کو میں روک رہا ہوں. اب میں آپ ہی کے لوگوں پہ آنا چاہوں گا، چونکہ آپ خود جانتے ہیں ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے فالوورز ہیں، کاروان اسلام کے فالوورز ہیں. اور جب سے یہ کنٹروورسی شروع ہوئی، کہیں نہ کہیں سے سوشل میڈیا پر
वैसी सारी चीजें होने लगी है जिसकी वजह से जो यूं मान के चल सकते कि जो अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन गुलाम रसूल हामिद साहब अपने फॉलोअर्स को, कारवान इस्लाम के मानने वालों को क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे यहाँ से? बस मैं इतना कहूंगा कि अल्लाह ताला का वादा है कुरान में कि, और अल्लाह ताला सच है, वो हक है, वो हक पर रख चलने वालों की मदद फरमाता है जी जी। और वो हक का ही साथ हमेशा देता है। और हक के सिवा अल्लाह ताला के सिवा अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फानियुं व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह ताला ही रहने वाला है और उसके बगैर कोई रहने वाला नहीं। जी जी। मैं ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगता। मैं आपको एक बात क्लियर करूं यहाँ पे, जी जी, अगर आपके पास एक मिनट होगा प्लीज 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 कंटिन्यू करें जी। वो ये है कि पहले इसने मुझे चैलेंज दिया कि वो बोरी कत्ल या हवा कत्ल आए और सिक्योरिटी के बगैर आए, ठीक है। वो क्या चाहता था कि मैं आऊंगा हवा कत्ल और लोग सुनेंगे, 5,000 10,000 लोग मेरे साथ आएंगे और हवा कत्ल में कोई खून खराबा होगा, वो मुल्क के अंदर ये फैलाएगा कि यकीनी तौर हामिद साहब हमला करने के लिए आया। इससे पहले भी एक मलोरा के आदमी ने वैसा ही हमारे साथ किया था और हमने उसका फंदा नाकाम बनाया, हम नहीं गए। जी जी। उसके बाद उसने कहा वो लाइव डिबेट में मेरे साथ आ जाए। जी जी। और हम किसके साथ लाइव डिबेट करें? जिसका कोई दीन, जिसकी कोई औकात हो डिबेट करने के लिए। जिस आदमी का दीन धर्म औकात ही कुछ नहीं, उसके साथ क्या बैठे लाइव डिबेट करने के लिए? अच्छा, हम लाइव डिबेट में नहीं आए, जबकि उसने खुद ही पोस्टर चढ़वाया था। हमने किसी भी न्यूज ग्रुप को नहीं कहा था हम लाइव डिबेट में आ जाएंगे, हमने बात ही नहीं की। हमको एक ब्रॉडकास्टर ग्रुप ने फोन किया था कि क्या आप लाइव डिबेट में आ जाएंगे? मैंने बोला मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कहाँ कैसे आ सकता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर मुझे टाइम मिला, कल मुझे बाहर जाना है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन फिर मैंने फोन करके बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी फ्लाइट इस टाइम है। जी। तो फिर उससे एक और कोशिश चाल चली कि अब मैं हामिद साहब को ये चैलेंज पेश करता हूँ, अब मैं ये चैलेंज पेश करता हूँ। ये कौन लोग करते हैं जिनको लाइक्स चाहिए, जिनको कोई घास नहीं डालता है, कोई पूछता नहीं हो। अब रही बात, अगर कोई कहता है कि मैं करोड़ों का मालिक हूँ, हम तो करोड़ों को ठोकर मारने वाले लोग हैं, हम तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुलाम हैं, हम तो मखदूम साहब के गुलाम हैं, हम तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं जिन्होंने हुकूमतों को ठोकर मार दी है। हमने दुनिया को कभी चाहा ही नहीं। हमको क्या करना है, वो करोड़ दे, 100 करोड़ दे, 50 करोड़ दे, हमको क्या करना है करोड़ों से? लेकिन उसने चैलेंज दिया है कि वो वीडियो पेश करेगा, वो करे बाज़ाब्ता तौर, हमें खुशी है, वो पेश करे। हामिद साहब को क्योंकि पैगाम ये, मैं अपने फॉलोअर्स को इतना बताना चाहूंगा कि वो बिल्कुल अमन रखिए। हम अमन वाले लोग हैं। जी जी। हम पंडित बरादरी को अपना हिस्सा मानते हैं और मैं उसको ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि मेरा गांव जो पड़ोसी गांव है वो पंडितों का है। मैं उनके साथ बड़ा हुआ हूँ, मुझे बचपन में पंडितों ने पढ़ाया, मैं पंडित उस्तादों से पढ़ा हूँ। वो आज भी देखकर खुश होते हैं और मेरा माथा चूमते हैं कि हमारा ऐसा शागिर्द रहा है। मैं उसको बताना चाहूंगा कि आज भी मुझे जिस तरीके से मुसलमान मेरे दरवाजे पे आते हैं, पंडित बरादरी भी मुझे उस तरीके से आते हैं। और न सिर्फ इधर न उधर। रही बात की वो एक और इल्जाम लगाता रहता फिरता है कि हामिद साहब की डिग्री बताओ, उसको डिग्री। हमने कब कहा हम MBBS डॉक्टर है? हमने कभी कहा है? आपने कभी सुना है? किसको बोला? मुझे एक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट, ऑनरी डॉक्टरेट दी, एक इधर दी, और भी कहीं यूनिवर्सिटियों ने दी है। तो वो जाके यूनिवर्सिटियों को पूछे ना, आपने उनको क्यों डॉक्टरेट दिया? वो हमसे क्यों पूछता है, सवाल क्यों करता है? रही बात, अगर वो हमारी तालीम के बारे में बताना चाहता है, वो कौन अथॉरिटी है, हमसे बात करें। अगर आप बताएंगे तो हम अपने तालीम के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि हमारा क्या काम है, हमने पढ़ा क्या है, किस तरीके से पढ़ा। और अल्लाह का फजल है, एहसान है। मैं आज भी ऑनलाइन दुनिया के 4 बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, जहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर मेरा लेक्चर सुनते हैं और उसके बाद उस पर काम करते हैं और कामयाब डॉक्टरेट डिग्री हासिल करते हैं। रही बात कि मैं अपने चाहने वालों को इतना बताऊंगा और पूरी उम्मत को बताऊंगा कि उलमा को इससे पहले भी, जबकि मैं खुद को उलमा में शामिल नहीं करता हूँ, मैं गुनहगार आदमी हूँ,
और एक आजिज इंसान हूँ, उलमा के पीछे चलने वाला हूँ। मैं उनको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी आपको वली मोहम्मद भट्ट, मंजूर अहमद भट्ट, इसी तरीके से कई मौलानाओं ने इस चीज पर भड़काने की कोशिश की। उस पर FIR बाज़ाब्ता तौर दर्ज है और हक की आवाज और कई लोग काम कर रहे थे सोशल मीडिया पे, जो दुबई में बैठे थे, जो कहीं मुल्कों में बैठे थे, वो काम कर रहे थे हमें बदनाम करने के लिए। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जो आसमान को थूकता है वो थूक उस पर जरूर गिरती है। जी। तो उस पर वो थूक जरूर गिरती है। और फिर मैं कहूंगा कि वो पुरअमर रहे जी। हमें पंडित बरादरी से कोई गिला नहीं है जी। कोई शिकवा नहीं है। इस आदमी का कोई दीन धर्म नहीं है और जो इसके साथ चोर मिले हुए हैं उनका भी कोई दीन धर्म नहीं है। तो मैं अब भी बताना चाहूंगा, अगर आपका कोई सवाल रह गया, कोई गलतफहमी अभी भी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। हाँ, मेरे आखिरी सवाल है, ये सवाल मेरे जहन में बड़ा, चूंकि ये सवाल मेरे जहन में ना थोड़ा क्लिक हो गया था कि हामिद साहब आर्मी का इस्तेमाल करके लोगों को डराते हैं। एक वीडियो मैंने देखा, इन्हीं का वीडियो, तो इस पर मुख्तसरन अगर हामिद साहब जवाब देना चाहे। देखिए, जिस वीडियो के बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक लड़का है, उसने अपना अब कॉल करके ये जिस आदमी का आपने नाम लिया है जी, तो ये इस मावा को बताया था जी कि ऐसा और से इसमें ये भी बताया था कि मेरा एक मौसेरा भाई है, वो भी जमीन का काम वाम करता है जी। फिर जब वो लोग उनके घर गए, पूछा कि क्या मसला है, उसने कहा कि मैं ड्रग्स करता हूँ, मैं दवाई खाता हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने इसको कॉल किया, लेकिन वो तो कल खुद संदीप मावा के खिलाफ FIR काटने के लिए तो थाने में जा रहा है जी। ये कैसा खयानत है। इस तरीके से ये फर्जी चीजें बना, फर्जी वादा कर करके लोगों को कितना बदनाम करेंगे। तो उससे कोई कश्मीर की सरजमीन पे न कोई पॉलिटिशियन डरता है, न इसको सीरियस लेता है, न हम सीरियस लेते हैं। हम ऐसे भूखने वालों को के मुंह ही नहीं लगना चाहते हैं। पूछना, अगर कोई भी सवाल बचा हो अवाम की तरफ से आपके पास या आपके तरफ से, आप मुझे पूछ सकते हैं मेरी प्रॉपर्टी के बारे में, मेरे लैंड के बारे में, ये ग्रेबर मुझे कहता है उसके बारे में। तो यकीनी तौर में खुले दिल से, न सिर्फ आपके सामने बल्कि कानून नाफिज करने वाली इदारे के सामने अथॉरिटीज, हामिद साहब उसके लिए अथॉरिटीज बैठी है कि अगर कहीं पर लैंड ग्रैबिंग हुई है, प्रॉपर्टी एसेट्स में कुछ घपला हुआ, उसके लिए अथॉरिटीज है, वो अथॉरिटीज देख सकती है। खैर हामिद साहब अपना वक्त देने के लिए शाम का एक गुजारिश है, लेकिन ये जो मावा जी है वो ये तो बोल रहा है कि कयामत भी मैं बर्पा करूंगा, हिसाब भी मेरे पास देना है, सब कुछ मेरे पास देना है। ये किसको छोड़ता है? तो इसका ये मतलब है कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है जी। तो इसको 2-3 सवाल है मेरे तरफ से जी। ये जो जाके ना मंदिरों की जमीनों पे ना लोगों को डराता है, धमकाता है जी। और फिर उनसे पूछता है कि ये पेरिस हॉस्पिटल जो है ये मंदिर की जमीन पे, ये कृष्णा ढाबा मंदिर की जमीन पे, ये बाब डैम में इतनी दुकानें, इनको मैं डिमोलिश करूंगा ये मंदिर की जमीन पे। हाँ, इसी तरीके से ये कई मंदिरों का नाम ले के सुंबल में कभी दौड़ता है, कभी उस नाम पे, कभी इस नाम पे। तो ये इसकी पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद है। जहाँ ये बात उठाता है, लोगों को डराता है, धमकाता है, पैसा खाता है और बात हजम कर लेता है, वहाँ खामोश हो जाता है। लेकिन हम इससे पहले भी ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं और 3 दहाइयां गुजर गई, आप भी देख रहे हैं जर्नलिज्म की दुनिया में हम उसी पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ इत्तेहाद और भाईचारे पे काम कर रहे हैं और इत्तेहाद को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, और यही हमारा मिशन है, ये हमारा फंडा है। तो इसलिए मैं अपने चाहने वालों को कहूंगा, आप खुश रहिए। ऐसे हजार, क्योंकि साजिश में सर बदलते हैं लेकिन साजिश नहीं बदलती। ये जो साजिश क्रिएट की गई है इसमें सर बहुत सारे बदलेंगे लेकिन साजिश नहीं बदलेंगे। ऐसे कई मावे आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन अल्लाह का नाम बुलंद होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे साथ मौजूद थे मौलाना गुलाम रसूल हामी। चूंकि इल्जाम इन पे लग रहे थे और कई सारे लोग कहेंगे कि आप चुपचाप करके सुन क्यों रहे थे और सवाल क्यों पूछ रहे थे। सवाल जो मैंने पूछे वो सवाल आपके सामने थे और इनका जवाब सुनना ना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मुसलसल
डॉक्टर संदीप मावा वीडियोस पोस्ट किए, वीडियो के बारे में मैंने पूछा, जवाब आपके सामने है, और कई सारी चीजों के बारे में मैंने पूछने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त में मेरे बोलने से ज्यादा गुलाम रसूल हामी के जवाब का रहना या जवाब देना वो ज्यादा जरूरी था। फैमिली के बारे में हमने पूछने की कोशिश की कि डॉक्टर संदीप मावा कह रहे कि जनाब आपकी फैमिली ने ये बाहर चीजें लाई, तो उस पर क्या कुछ उन्होंने कहा, और कई सारे सवाल जो जन्म ले रहे थे जो हमने पूछने की कोशिश की, सबसे पहले इन इल्जामात को लेकर और सब चीजों को लेकर जवाब आपके सामने है। लेकिन हमारी गुजारिश इतनी है तमाम लोगों को लेकर, अथॉरिटीज है और डॉक्टर संदीप मावा को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 11 बजे का टाइम है, गुलाम रसूल हामी खुलेआम कह रहे हैं कि कल 11 बजे तक तो नहीं, हम तो खुले चूट मन से कह रहे हैं कि आइए करे क्या करना है, करे कौन सा वीडियो पोस्ट करना है। और जिस बारे में वीडियो में संदीप मावा ने यही कहा हमारे साथ बात करते हुए कि गुलाम रसूल हामी तो दिल्ली गए, आज के वेस्ट बंगाल गए हैं, वहां पर बीजेपी के मंत्रियों के पास पैर पकड़ने के लिए, उस पर भी हमने पूछने की कोशिश की, और कई सारे जो हमने लैंड ग्रैबिंग के बारे में पूछने की कोशिश की, मिशनरी स्कूल के बारे में पूछने की कोशिश की। जवाब आप सब लोगों के सामने, डॉक्टर संदीप मावा का भी स्टेटमेंट आपके सामने है, मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब का भी आपके सामने। हमारे लिए जरूरी था ये दोनों पहलू आपके सामने रखना। राय आपकी क्या है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय सही दीजिएगा कि किस तरीके से जो दोनों चीजें, दोनों पहलू आपके सामने हैं, आपका इस पे क्या कुछ कहना है, मजीद क्या कुछ सामने आता है। लेकिन सबसे पहले हम तमाम आवाम से गुजारिश करेंगे, ये जो कंट्रोवर्सीज है सोशल मीडिया पर, ये सोशल मीडिया तक महदूद रहे, कि इस तरीके का इंसिडेंट ना हो जिसकी वजह से कल को जाके आप लोगों को पछताना पड़े। क्योंकि कश्मीर हमेशा भाईचारे के लिए माना गया है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हालांकि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर जो कॉग्निजेंस लेना होगा वो अथॉरिटीज है, वो लाइन एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वो ऑनरेबल कोर्ट है, वो इन सब चीजों को देखे। मगर ये दोनों हकीकत जिस तरीके से वीडियोस पोस्ट हुई ऑफर, मतलब वो हालांकि आप लोगों ने भी ऑडियो सुना, मैंने डॉक्टर संदीप मावा से पूछने की भी कोशिश की कि आप अपनी डिग्री के बारे में कहे, उन्होंने साफ कहा। और गुलाम रसूल हामी साहब से जो उन्होंने डिग्री के बारे में पूछा कि आप डॉक्टर कैसे, तो गुलाम रसूल हामी साहब का कहना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दी, और वो आप उन यूनिवर्सिटी से पूछे कि क्यों दिए। और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के बारे में जिस तरीके से संदीप मावा ने कहा कि डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन के अंदर आप जानने की कोशिश करें, उसी तरीके से मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब का भी कहना है कि आप डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन में जाइए और वहां पर पूछने की कोशिश करें क्या मैं कभी किसी स्कूल का ऑनर रहा, टीचर रहा। और दूसरा, काऊसा कॉलोनी के बारे में गुलाम रसूल हामी साहब का कहना है कि आप वहां पर भी आइए, पूछने की कोशिश करें। खैर, संदीप मावा ने डेडलाइन सेट की है 11 बजे तक कि वो कुछ और पोस्ट करने वाला है, लेकिन हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि अमन को बरकरार रखें, कोई ऐसी चीज ना करें जिसकी वजह से कल को जाके आपको भुगतना पड़े। और कानून अथॉरिटीज से गुजारिश है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से गुजारिश है कि इस मामले का कॉग्निजेंस लेकर लोगों के सामने सच्चाई लेकर आए कि आखिरकार मामला क्या है। मजीद क्या कुछ सामने आता है सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हामिद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।